सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आसियान की कौन कौन सी संस्थाएं हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको उसके स्थापना और उसके उद्देश्य के बारे में बताया था कि किस प्रकार से आसियान की स्थापना हुई। अब मैं आपको उसके संगठन के बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन से संगठन उसके अंदर हैं। तो नंबर 1 है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। आसियान देशों का विदेश मंत्रियों का सम्मेलन जो है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और ये सम्मेलन जो है वो आसियान देशों के आपसी सहयोग, विचार विमर्श के उद्देश्य से किया जाता है। और इसके अंदर जो है ये देखा जाता है कि अब हम जो है एक शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे, यानी आसियान देशों का जो शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, यानी कि विदेश मंत्रियों की बैठक में ये उद्देश्य किया जाता है कि अब जो शिखर सम्मेलन होगा तो वो किस ढंग से कराया जाएगा, किस तिथि को कराया जाएगा और कहाँ कराया जाएगा। यानी कि इस विदेश मंत्रियों के सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जो शिखर सम्मेलन कराया जाएगा वो किस ढंग से कराया जाएगा, किस तिथि को कराया जाएगा और किस स्थान पे तय किया जाएगा। और अब तक जो है आसियान देशों के 33 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं सचिवालय की। तो सचिवालय की स्थापना जो है 1976 में की गई। आसियान देशों के सचिवालय की स्थापना 1976 में जकार्ता शहर जो है इंडोनेशिया में है उसमें की गई और इसके अध्यक्ष को महासचिव कहते हैं। किसके अध्यक्ष को? आसियान देश के अध्यक्ष को महासचिव कहते हैं और इसकी नियुक्ति या कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इसकी नियुक्ति और कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और जितने भी देश हैं, आसियान के जितने भी देश हैं वो चक्र अनुसार जो है हर 2 वर्ष में प्रत्येक का नंबर आता है। जैसे आज एशियान का पहला देश है, फिर दूसरा, फिर इंडोनेशिया, फिर आपका जो है मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। तो इस तरीके से ये एक चक्र के अनुसार चलता रहता है कि हर 2 वर्ष में एक देश जो है उसका अध्यक्ष और महासचिव, जो अध्यक्ष है वही महासचिव बनता है। ठीक है, बनेगा। तीसरा है आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय तथा आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच। तो इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्रीय विवादों में जो आसियान देश हैं उसके क्षेत्रीय विवाद होते हैं, तो उनका उद्देश्य ये होता है कि जो ये विवाद हैं इन विवादों में सैनिक टकराव ना हो। सैनिक टकराव से मतलब ये है कि अगर इंडोनेशिया या मलेशिया में या म्यांमार में कोई आपसी विवाद होता है तो ऐसा नहीं है कि युद्ध हो जाएगा, युद्ध नहीं होना चाहिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि टकरावों को रोकना। और 2003 में, सन 2003 में इसके सदस्य देशों ने आसियान के सदस्य देशों ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, यानी कि फिर सुने आप, 2003 में सदस्य देशों ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रों की संप्रभुता के अधिकारों को सम्मान देने के लिए कहा। यानी कि यह कहने का मतलब ये हुआ कि जो सन 2003 में ये निर्णय लिया गया कि आसियान देश जो हैं किसी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी किसी भी घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे, निष्पक्ष रहेंगे और राष्ट्रों के जो अधिकार हैं, संप्रभुता जिसे कहते हैं, उस पर भी उसका सम्मान करेंगे। यानी कि संप्रभुता के किसी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, संप्रभुता का सम्मान करेंगे। और 1994
1994 में आसियान क्षेत्रीय सहयोग मंच की स्थापना हुई। नोट करो, 1994 में आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच की स्थापना हुई। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इसकी स्थापना में 10 आसियान देशों के अतिरिक्त, यानी कि आसियान के तो 10 ही देश हैं, इसके अतिरिक्त इस मंच में अमेरिका को शामिल किया गया, चीन को शामिल किया गया, कनाडा को शामिल किया गया, न्यूजीलैंड को शामिल किया गया, ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया, दक्षिण कोरिया को शामिल किया गया और भारत को भी इसका सदस्य बना लिया गया। यानी कि आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच में 10 आसियान देशों के अतिरिक्त ये देश भी शामिल हो गए। इनका ये हुआ कि ये मंच ये कहलाया कि हमारे एशिया प्रशांत के क्षेत्र की, इससे ये उद्देश्य हुआ कि ये तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश के क्षेत्र संगठन है, लेकिन आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, भारत, कनाडा को शामिल करके ये दर्शाया गया कि ये मंच एशिया और प्रशांत क्षेत्र के राजनीतिक और सुरक्षा पर भी विचार करेगा। यानी कि एशिया के देश प्लस प्रशांत क्षेत्र के देश के बारे में भी विचार विमर्श करेगा। इसका ये उद्देश्य है। अब देखते हैं चौथा, आसियान आर्थिक समुदाय। चौथा इसका समूह है, संस्था है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान देशों का साझा व्यापार, यानी कि जितने भी आसियान 10 देश आसियान के हैं, तो इनका एक उद्देश्य था कि साझा व्यापार करना, व्यापार में एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, उत्पादन को तैयार करना, कौन कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ ज़्यादा है और उसे बाजार में किस प्रकार से लाया जाएगा, और इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करना। यानी कि आसियान के सदस्य देश हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास में मदद करना, आर्थिक विवादों को निपटाना, यानी कि जो भी पैसे के लेन देन व्यापार से संबंधित विवाद होंगे उनको निपटाना, निवेश करना, श्रम और सेवाओं पर ध्यान देना, यानी कि इस संगठन का ये कार्य है। अब देखते हैं पांचवा, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। जो पांचवा संस्था है इसकी, वो है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये संगठन जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि आसियान देशों की जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़े और लिमिट में रहे, तो जनसंख्या नियंत्रण और शिक्षा का विकास हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हों। समाज कल्याण के कार्य होने चाहिए। फिर देखो, इसका उद्देश्य जो है जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा का विकास, समाज कल्याण, संचार और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और परस्पर सहयोग करना। तो ये 5 संस्थाएं जो हैं आसियान की, इनका एक ही उद्देश्य है कि आसियान देशों का भला करना, उनको सहयोग करना, अगर कोई विपत्ति आती है तो हर तरीके से मदद करना। अब हम ये देखते हैं कि आसियान देशों के मौलिक सिद्धांत क्या हैं। ये तो खत्म हुआ। अब देखते हैं आसियान देशों के मौलिक सिद्धांत क्या हैं। वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसके आधार पर ये बताया जाएगा कि आसियान के क्या क्या कार्य हैं अनिवार्य। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके आसियान के मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, यानी कि आसियान देश के जितने भी 10 राष्ट्र हैं उनकी स्वतंत्रता, समानता और राज्य क्षेत्रों की संपूर्णता और राष्ट्रीय पहचान के प्रति सम्मान। फिर समझो, मौलिक सिद्धांत, आसियान के मौलिक सिद्धांत, तो इसका क्या है, सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, जो भी आसियान देश हैं उनकी स्वतंत्रता,
समानता, राज्य क्षेत्रीय संपूर्णता, राष्ट्रीय पहचान के प्रति सम्मान, करना, ठीक है। और बाह्य हस्तक्षेप, नंबर दूसरा है कि आसियान देश आपस में किसी भी देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अपपीड़न से मुक्ति होगी और अपने राष्ट्रीय अस्तित्व के संचालन का प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार होगा। यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि नंबर 1 पे सभी देशों को स्वतंत्रता समानता के अधिकार होंगे, ठीक। और नंबर 2 पर आता है कि हम लोग, ये आसियान के जो देश हैं, ये किसी भी देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उसका सम्मान करेंगे। नंबर 3 पे है एक दूसरे के मामले में बोलेंगे नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके मामले में ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप करना, उसका सहयोग करना है, उसके मामले को बिगाड़ना नहीं है बल्कि संभालना है। और चौथा है शांतिपूर्ण तरीके से मतभेदों का समाधान करना। यानी कि अगर किसी देश पर, आसियान के देश पे कोई विपत्ति आती है, कोई ऐसा नौबत आती है कि उनमें मनमुटाव होता है, तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाएगा। और 5वां है धमकी या बल प्रयोग का परित्याग। यानी कि आसियान के देश जो हैं आपस में किसी को धमकी नहीं देंगे, ना ही किसी पे कब्जा करने की सोचेंगे, ना ही किसी के प्रति युद्ध की भावना लेकर के आएंगे, केवल शांतिपूर्ण से अस्तित्व। और छठा है आपस में कारगर सहयोग करना, आपस में कारगर सहयोग करना। तो ये जो है आसियान के मौलिक सिद्धांत हैं और ये मौलिक सिद्धांत जो हैं 1976 में बाली शिखर सम्मेलन के दौरान ही आसियान ने लागू किए थे। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि आसियान के मौलिक सिद्धांत कब लागू हुए, तो वो 1976 में, और किस शिखर सम्मेलन में हुए, तो वो बाली शिखर सम्मेलन में। तो मैं समझता हूँ कि आज आपने जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में आसियान की संस्थाएं और आसियान के मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक सिद्धांत के बारे में अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं।